हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। तो आज मैं बेसिकली CSIR नेट एंड गेट के बीच में व्हिच वन इज बेटर उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनका सिलेबस के बारे में आज नहीं डिस्कस करूँगा। मतलब बोलना चाहता हूँ मतलब क्या दोनों में मतलब मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, और उनका करियर अपॉर्चुनिटी क्या है और क्वेश्चन लेवल कैसा है, ठीक है ना। तो दोनों में से कौन सा मतलब किसके थ्रू ज़्यादा एडवांटेजेस मिलने वाला है उसके बारे में मेरा जितना आइडियाज़ है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लेवल। सो CSIR नेट और गेट का सिलेबस जो है बेसिकली दोनों सेम ही है, ठीक है। मैथ्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट CSIR नेट में जैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ये दो पोर्शंस एक्स्ट्रा है, और मैकेनिक्स मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स उनमें से भी एक दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस ही होता है। बट उनके लिए आपको तो पढ़ना है कौन मतलब अभी दिन दिन क्वेश्चन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्वेश्चन क्वालिटी भी हाई हो जाए, ऐसे फार्मूला बेस नहीं दे तो कॉन्सेप्चुअली पूछ ले तो रिस्क नहीं ले सकते। बट फिर भी गेट में क्या क्या एक्स्ट्रा है, गेट में देखिए मेनली जो आता है आजकल जो आ रहा है फंक्शनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेजर थ्योरी आपको करना है, ठीक है, और LPP भी डिटेल में आपको करना है, ये सब आप नहीं छोड़ सकते हो। और ODPD का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है दोनों में जो सिलेबस में दिया है, देन आपको डिपेंड करेगा। और एक है कि क्वेश्चन लेवल की मैं बात करूँ तो CSIR नेट का जो क्वेश्चन लेवल होता है मेरा मानना है गेट से थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब CSIR नेट का क्वेश्चन का लेवल मतलब हाई रहता है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट सी होता है ना उधर आपका सब कुछ मतलब क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं जो JRF क्लियर किए हैं सब मतलब 110-20 मार्क्स लेके आए हैं ना, उनका सच में कुछ तो है, कुछ ना कुछ है, अदरवाइज़ कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि पार्ट सी तो उनको करना ही है। जैसे एप्टीट्यूड मेरे से नहीं हो पाता, मतलब 50% हो जाता है, मतलब 13-14 मार्क्स 15 मार्क्स आ जाते हैं, 50% मैक्सिमम। बाकी तो मेरा सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करना है, तो पार्ट सी बहुत वाइटल हो जाते हैं। तो पार्ट सी में MSQ 4.75 मार्क्स का होता है, और उधर मैं देखा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन चारों डिफरेंट डिरेक्शन में है, तो आपको सब कुछ चेक करना है, देन जाके वेरीफाई करके एडजस्ट करके आंसर देना है, ठीक है ना। बट CSIR नेट में एक फ़ायदा है कि ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन लेवल के बारे में मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ कि CSIR नेट का क्वेश्चन लेवल गेट से थोड़ा बहुत हाई रहता है। देखिए गेट का फिर भी बोलोगे काट ऑफ बहुत कम रहता है, बट काट ऑफ क्लियर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता ना। गेट स्कोर मैटर करता है, और गेट स्कोर आपको एटलीस्ट 500 के ऊपर रखना अच्छा है, मतलब वो भी डिपेंड करता है। जैसे लास्ट टाइम ना मैं एक एक्सपीरियंस बोलूँगा कि 300 के आसपास इस बार रैंक आने से गेट स्कोर आ रहा है समथिंग 520 समथिंग, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा 300 मतलब लास्ट टाइम मीन्स प्रीवियस ईयर मेरा 350 के ऊपर 73 रैंक था मेरा, तो फिर भी मेरा गेट स्कोर था 530 के ऊपर, 30 और 40 आई डोंट नो, मीन्स ऐसा ही कुछ था। तो इस बार गेट स्कोर डिक्रीज होता जा रहा है, पता नहीं, और गेट स्कोर के ऊपर ही सब कुछ होता है मेनली, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बोलूँ तो बेसिकली आपको गेट एग्ज़ाम देना है ना, तो गेट एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप BSc थर्ड ईयर में हो तो आप दे सकते हो। देखिए आपको कोई माना नहीं करेगा, जैसे आप BSc सेकेंड ईयर में हो तो वो भी आप झूठ बोल सकते हो कि मैं थर्ड ईयर में हूँ और आप बैठ सकते हो, बट एक्चुअली ठीक है ना, ये बात है। और मेनली ऑफिशियली आप BSc थर्ड ईयर में हो, और नहीं बैचलर डिग्री कर रहा है इंजीनियरिंग का भी, वो फाइनल ईयर में हो तो आप दे सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, आप दे सकते हो, तो दे सकते हो। और क्या उसके बाद में से MSc फर्स्ट ईयर, MSc सेकेंड ईयर, और उसके बाद MSc कंप्लीट करने के बाद BSc कंप्लीट करने के बाद भी आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और CSIR नेट एग्ज़ाम देना है तो MSc फर्स्ट ईयर से ही आप दे सकते हो, ठीक है।
एमएससी में एडमिशन ले लिए हो तो एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब रिजल्ट अवेटेड फॉर्म होता है, वो कुछ देना पड़ता है उनका कोई डिक्लेरेशन वगैरह आपको फिलअप करना होता है, अपलोड करना होता है, देन आप एलिजिबल हो। ठीक है। नाउ मैं बोलूँ तो गेट और CSIR नेट का जो स्कोर कार्ड है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है, कितना साल के लिए। देखो CSIR नेट एग्ज़ाम में जो लेक्चररशिप होता है वो एक बार आप क्वालिफाई कर लिए वो लाइफ टाइम के लिए, मतलब आप प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। देन बहुत सारा क्राइटेरियाज है, आपको मिलेगा कि नहीं वो तो बात की बात है, मतलब वो बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल जो है अच्छा कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो PhD नेसेसरी हो गया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट पोस्ट डॉक्ट भी मांगते हैं, तो ये है। अच्छा, दूसरा जो JRF का है, JRF का मेरे पास ना प्रॉपर कोई एकदम ऑफिशियल मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मैं खुद से देखा नहीं हूँ, बट मैं बोल सकता हूँ मेरा CSIR नेट CSIR के थ्रू जो फेलोशिप मिलता है, जो JRF मिला है, एक CSIR का होता है, UGC का होता है, मेरे को UGC वाला मिला है, और उधर लिखा है मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो PhD में एडमिशन लेने के लिए 3 साल तक, मतलब सर्टिफिकेट जब से मिला है उनके बाद में से 3 साल, इसका मतलब 3 साल वैलिड है। बट मैं सुना हूँ CSIR का जो JRF मिलता है, मतलब JRF 2 टाइप का, CSIR कुछ फेलोशिप देते हैं, UGC देते हैं, बट CSIR वाला 2 साल के लिए वैलिड है। बट इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब सीरियस इशू है नहीं कि MSc में आप क्लियर करोगे उसके बाद 2 साल में तो आप यूज़ कर ही लोगे, तो ठीक है, ओके ना। और गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हो तो कौन सा ईयर में क्वालिफाई कर लिए हो मैटर नहीं करता, आपका जो गेट स्कोर होता है उसके ऊपर डिपेंड करके सब कुछ होता है, ठीक है ना। नाउ हम लोग फेलोशिप के बारे में बात कर लेते हैं। सी गेट के थ्रू आप गेट क्वालिफाई कर लिए हो, बहुत अच्छा रैंक लेके आए हो तो आपको PSU में जॉब मिल सकता है, बट हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैथ्स के थ्रू PSU में जॉब नहीं मिलता, मतलब बहुत ही रेयर है, मिलता है उनका इंटरव्यू के थ्रू मिल सकता है गेट में, ठीक है ना। बट एज सच कोई मतलब PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको गेट के थ्रू कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा, तो जिनका गेट क्वालिफाई होगा उनको NIT IIT और मतलब TIFR ये सब इंस्टीट्यूट में ट्राई करना पड़ेगा, IJAR ये सब में बाई चांस गेट के थ्रू आपको एडमिशन, बाई चांस नहीं, अच्छा रैंक है तो बिल्कुल मिलता है, तो उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलता है। बट जिनका JRF है, मतलब CSIR नेट JRF है, उनको खुद का फेलोशिप होता है, तो इंस्टीट्यूट में PhD में एडमिशन मिलने का चांसेस उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास खुद का फेलोशिप है तो उनको ले लेंगे आसानी से ना। तो ये है मतलब कुछ गेट से नेट में तो एडवांटेज इधर ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बट गेट के थ्रू और कुछ कर सकते हो, जैसे PSU में तो जॉब मिल सकता है, बट MSc के बाद आप MTech भी कर सकते हो, BTech के बाद भी गेट क्वालिफाई करने के बाद MTech कर सकते हो, तो MTech करने का एक चांसेस है, उधर 2 साल अच्छा कोई मतलब कोर्स के ऊपर MTech किए हो, मतलब अच्छा टॉपिक के ऊपर MTech किए हो जो डेटा साइंस रिलेटेड, तो अब जो आपको जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो मिल जाता है। बट फिर भी PhD में ही एडमिशन लेना है तो खुद का फेलोशिप एक मैटर करता है अल्टीमेटली, बात ये हो गया। और बोलो कि एक बार PhD में एडमिशन मिल गया तो जब UGC वाला जो JRF होता है वो तो सुना हूँ कि स्मूथली आ जाते हैं पैसा, बट जो CSIR के थ्रू जो मतलब CSIR जो जिनको प्रोवाइड करते हैं, 2 टाइप का बोला ही हूँ, तो CSIR जो जिनको प्रोवाइड करते हैं वो मैं सोचा हूँ मतलब मैं सुना हूँ कि 6 मंथ्स में एक बार प्रोवाइड करते हैं, मतलब पैसा मिलेगा, मतलब फुल अमाउंट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और गेट के थ्रू होगा तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, तो मंथली आपको मंथ ख़त्म होने के मतलब एंड होते होते आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो जो CSIR प्रोवाइड करते हैं वो 6 मंथ्स में एक बार पेमेंट करते हैं, मतलब ईयरली 2 बार पेमेंट करते हैं, तो एक बार में आपके पास बहुत अमाउंट आ जाएगा, तो उसको एडजस्ट करके कैसे आप यूज़ करोगे, कुछ लोगों के लिए दिक्कत आता है कि अभी बहुत पैसा आ गया, बहुत कुछ ले लेते हैं, लैपटॉप वगैरह, बाइक वगैरह सब कुछ ले लेते हैं एंजॉय के लिए, देन पैसा मिलता नहीं एडजस्ट करने के लिए, ये बस बेसिक है, ठीक है ना। नाउ
आपका आपका मतलब आप बाद में पीएचडी करने के बाद भी आप बंगाल बोल रहा हूँ, इंडिया में आपको प्रोफेसर बनना है ना, आपका एलएस क्लियर करना है आई थिंक। मतलब अभी जो क्राइटेरिया न्यू आया है ना, अभी आपको एलएस क्लियर करना है, मतलब लेक्चरशिप आपको तो चाहिए, तब जेआरएफ का फायदा। देखो जेआरएफ का जो, देखिए जनरल के लिए मान लो कि नेट का कट ऑफ 100 के आसपास आ रहा है, तो जेआरएफ का 110 आ रहा है, इसका मतलब 10 मार्क्स ज़्यादा है, तो वो 10 मार्क्स के लिए आपको उतना फेलोशिप दे रहा है 5 साल तक, ऑलमोस्ट 30 लैक्स पेमेंट करेगा वो। आपके पास जेआरएफ है तो वो आपको क्या बोलता है, एचआरए मिल जाता है, एचआरए मिलता है आपको, हाउस रेंट जो रहने का खाने का, तो ये तो मिलता है आपको मंथली, वो डिपेंड करेगा। और फर्स्ट 2 ईयर्स अभी जो न्यू अमाउंट वाइज आपको 37,000 करके मिलेगा मंथली फर्स्ट 2 ईयर्स। और जब एसआरएफ हो जाएगा, मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जेआरएफ से एसआरएफ हो जाएगा, तब आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा, उसके साथ साथ एचआरए भी मिलता जाएगा, ठीक है ना। 25% और 6%, 26% ऐसा एचआरए मिलता है, मतलब आपको जितना अमाउंट फेलोशिप मिलता है उनका उतना परसेंट, 7 to 9,000 10,000 के आसपास ऐसा एचआरए मिल जाता है, बाहर रहना है तो, हॉस्टल में नहीं रहना है तो, ठीक है ना। और उनके साथ साथ आप जेआरएफ का फेलोशिप ले रहे हो तो आपको ईयरली एट द एंड आपको बुक कॉपी वगैरह खरीदने के लिए आपको 25,000 मिलता है अभी, तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है। तो ये है डिफरेंसेस। तो आपका गेट के थ्रू आपका पीएचडी भी हो गया, बाद में जाके जो दिक्कत आ सकते हैं वो दिक्कत ये है कि आपको लेक्चरशिप चाहिए होगा, देन आप प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, ओके। ये हो गया। तो दोनों का ही मोर और लेस सेम टाइप का एफोर्ट देना चाहिए, मतलब आसान नहीं है, क्योंकि गेट क्वालिफाई करने से कुछ होता नहीं। गेट क्वालिफाई 25% में से हो जाते हैं, बट आप 40% के ऊपर 50% के आसपास मार्क्स लेके आओगे तो देन जाके बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 से नीचे रैंक आएगा तब जाके कुछ होगा, मतलब 50 के नीचे आएगा तो और अच्छा है गेट में। और जेआरएफ तो जेआरएफ ही होता है, फिर भी जेआरएफ भी बहुत अच्छा रैंक वाले होते हैं, जेआरएफ में कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात बोल दूँ, जेआरएफ में ऑलमोस्ट 45 से 50,000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, मतलब सीएसआर नेट के लिए, और गेट के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि उनका खुद का फेलोशिप नहीं है और पीएसयू में डायरेक्ट जॉब भी नहीं मिलता, तो सब लोग फेलोशिप के लिए ही ट्राई करेंगे ना। क्योंकि ये जो मैं मैथ्स बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, कितने लोग होता है कि एमएससी करने के बाद एमटेक करने जाते हैं, कम लोग हैं। तो इसीलिए आपको पीएचडी करने के लिए गेट एग्ज़ाम देते हैं, तो गेट में ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं, कैंडिडेट भी कम होता है, 13 to 14 15,000 मैक्सिमम हो सकता है, इससे कम होता है, 13-14,000 ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेनली डिफरेंस था कि हु इज़ वन बेटर, मतलब दोनों में से आपका थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ही होगा। जिनको पहले से पता है तो उनके लिए कुछ है नहीं ये वीडियो में, बट जिनका दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं पता है तो उनके लिए ये था। और नेक्स्ट और एक वीडियो डालूंगा, उधर मैं बोलने जा रहा हूँ कि दोनों का सिलेबस में क्या अंतर है, वेटेज क्या रहता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, ये सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है।